हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे मित्रों? बढ़िया है, मस्त हैं, बेहतरीन हैं, खुशहाल हैं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक है। मन में जब ठान लिया, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, करते जाना है, करते जाना है। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी मिलेगी। तो वही चीज़, फिर वही बात जो मैंने आपको साइंस में पढ़ाया, अभी तक पीछे मैंने पढ़ाया आपको साइंस में 4-5 क्लासेस मैंने ली। मैं पूरा अल्टीमेटेड मैं फिर से वही बात बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। मैंने दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो मैंने कराई थी। आज हम आपको बताएंगे कि हम मतलब दर्पण को कैसे पहचानेंगे, कि ये कौन सा दर्पण है, कैसे हम दर्पण की पहचान करते हैं आकर के, ठीक है। यही तो बात थी, आज हमको पहचानना है कि हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे आकर के। तो सबसे पहले हम आपको दर्पण की पहचान करना बताएंगे कि दर्पण को आप कैसे पहचानेंगे। दर्पण की पहचान कैसे आप दर्पण की पहचान करेंगे। दर्पण की पहचान करने के लिए आपको 2 तरीके आने चाहिए। कितने तरीके आने चाहिए? 2 तरीके आने चाहिए दर्पण की पहचान करने के लिए। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए स्पर्श करके, कि आप उसे टच करेंगे, छुएंगे तो आप पता कर सकते हैं ना। स्पर्श करके, स्पर्श करके, स्पर्श करके। और दूसरा तरीका आपके पास में रहेगा प्रतिबिंब देखकर। क्या तरीका रहेगा बेटा? प्रतिबिंब को देखकर, ठीक है। प्रतिबिंब को देखकर, प्रतिबिंब को देख करके आप पहचान सकते हैं। एक चीज़ मैं तुमको बता दूं कि प्रैक्टिकल अभी पिछली बार हुआ था कॉलेज में, तो सबसे पहले वो जो एग्जामिनर आया था उसने दर्पण पकड़ा दिए बच्चों को और बताया कि इनमें से बताइए कि कौन सा दर्पण है। तो टच करके, छू करके, आपको स्पर्श करके आपको बताना है 2 तरीके से। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि दर्पण को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो दर्पण को पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका स्पर्श करके आपको बताना है, दूसरा तरीका कि हम उसके प्रतिबिंब की स्थिति का पता कर लें। तो हमें अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है मुझे पता चल जाएगा। आगे बात समझ में? तो स्पर्श करके आप कैसे पता करेंगे? स्पर्श करके आप कैसे पता करेंगे कि स्पर्श करके आपको पता करना है कि दर्पण कैसे हम स्पर्श करके करेंगे पता, ठीक है। तो इस विधि द्वारा हम छोटी छोटी विधियां त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान कर लेते हैं, जिसमें छोटी त्रिज्या होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्पर्श करके हम पता कर सकते हैं इस विधि द्वारा छोटी त्रिज्या वाले दर्पण का, ठीक है। छोटी त्रिज्या वाले दर्पण का, ठीक है, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी हमारे पास में। तो ये अभी हटा देते हैं। अभी हम आपको स्पर्श करके बता रहे हैं कि कैसे आप स्पर्श करके बताएंगे। तो अगर आप देखो, ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, एक साइड में आप पॉलिश कर देंगे। ये समतल दर्पण है। और एक हम बना रहे हैं, ये बताना है आपको कौन सा दर्पण है, और ये बताना है आपको कौन सा दर्पण है, ठीक है। ये सारी बातें आपको बतानी है। इसमें हम अंदर कलाई कर रहे हैं और इसमें हम ऊपर कलाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कलाई कर देते हैं। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या होगा? अच्छा, ये तो उत्तल दर्पण होगा। सभी को पता है कि अंदर दबे हुए तल पे पॉलिश की जाए, परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उत्तल दर्पण होता है। सभी को मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बताया क्या मैंने? कहा कि ये अवतल दर्पण है। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब कैसे आपको पता करना है? ये समतल दर्पण है, ठीक है बेटा। ये कौन सा है? ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? ये समतल दर्पण है आपके पास में। दिख रहा है ना सभी को? बढ़िया, अब दिख रहा है सभी को, बेहतरीन। ये समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक रॉड लेनी है, ठीक है। एक रॉड ले लीजिए। आप यहाँ पे रॉड को रखिए, ऐसे आप रॉड को रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ये सिरा इससे चिपका हुआ होगा, तो जिसका तल समान होता है वो समतल होता है। तो आप रॉड को रखेंगे तो पूरा तल इसके चिपके हुए होगा, तो वो समतल दर्पण आप बता देंगे। फिर आप रॉड को रखेंगे,
ऐसे रॉड को रखेंगे आप, यहाँ पे ऐसे रॉड को रखेंगे, ऐसे रॉड को आपको क्या करना है, टिका देना है। उस रॉड को जब आप ऐसे टिका देंगे तो आप देखेंगे कि ये सिरा दूर हो जाएगा, ये सिरा दूर हो जाएगा, ठीक है। ये सिरा दोनों अंदर की ओर झुके होंगे तो उत्तल दर्पण होगा, बता देना है। और यहाँ पे क्या करना है, रॉड को यहाँ जिधर परावर्तन होता है उधर ही रॉड को रखना, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जिधर परावर्तन होता है रॉड को आपको उधर ही रखना है, गलती से भी उधर मत रख देना, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ इस बीच में दूरियां हैं, तो बीच में इसके पास दूरी है, ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ये बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। ये तो आप इसे स्पर्श करके बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आपको बस एक छड़ है, ये वाली जो मैंने बताई थी, ये छड़ को आपको सहारा लेना है, इस छड़ का, ये आपके पास में छड़ है, इस छड़ का आपको सहारा लेना है और आपको बता देना है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अब बात कर लेते हैं कि हम प्रतिबिंब को देखकर कैसे बता सकते हैं। प्रतिबिंब को देखकर कैसे बता सकते हैं, जो दूसरा तरीका था कि जो दूसरे तरीके में कि सर प्रतिबिंब को देखकर कैसे बता सकते हैं, प्रतिबिंब को देखकर, ठीक है, प्रतिबिंब को देखकर हम बताएंगे। कैसे बताएंगे सर, ये भी जरा बता दीजिए कि ये कैसे बताएंगे। तो नंबर 1 पर बात कर लें, अगर समतल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा बेटा, अगर आपके पास में समतल दर्पण होगा तो समतल दर्पण में मैंने आपको बताया है कि जितनी दूरी पे आप वस्तु को लेकर के जाएंगे, जितनी दूरी पे आप वस्तु को लेकर के जाएंगे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण की तो सबसे बढ़िया पहचान है, जितनी वस्तु की दूरी होगी उतने हमारे पास में क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगी। मतलब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा ही बना तो दर्पण समतल होगा। यहाँ पर सदैव आपके पास में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, सदैव बराबर होगा, सदैव बराबर तथा सीधा, ये चीज़ लिख लेना, सदैव बराबर तथा सीधा होगा आपके पास में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए। अब दूसरी बात आ जाती है, समतल दर्पण में अगर आप प्रतिबिंब को देखकर बनाएंगे तो u बराबर v, मतलब सदैव बराबर होगा, जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब होगा, और जितनी दूरी पर वस्तु को आप लेकर के जाएंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनेगा करके। तो ये सदैव बराबर तथा सीधा होता है, इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण की कंडीशन सर कैसे हम पता करेंगे, कि अवतल दर्पण को हम प्रतिबिंब देखकर कैसे पता कर लें, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो हमारे पास में होगा कि यदि वस्तु को दर्पण के पास रखने पर, अगर हम वस्तु को दर्पण के पास रख देते हैं, कि जैसे हमारे पास में ये अवतल दर्पण था, यहाँ पर अगर हम वस्तु को बहुत पास रख देते हैं, u को हम बहुत पास रख देते हैं, क्या वस्तु की दूरी, ये सब बताएंगे तुम्हें, ठीक, परेशान मत होना, अभी जो बता रहे हैं उस चीज़ को समझो। करना क्या है तुम्हें, अवतल दर्पण में वस्तु को आपके पास में रख देना है। अवतल दर्पण में वस्तु को क्या रखना है, दर्पण के बहुत बिल्कुल पास में रख देना है। प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा, कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब आपका सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा, ठीक सीधा होगा, बड़ा होगा जब वस्तु आपकी नज़दीक होगी, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं नज़दीक होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी आपके पास में प्रतिबिंब की कि एक बार में आपका उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा जब वस्तु आपकी कहाँ होगी, दूर। ये वस्तु की बात कर रहे हैं हम, ये वस्तु की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो दर्पण अवतल होगा। बात समझ गए कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब जो है सीधा और बड़ा दिखाई दे तो समझ जाओ कि वस्तु हमारे पास में, अगर वस्तु नज़दीक रखोगे तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनेगा, अगर तुम प्रतिबिंब वस्तु को दूर कर देते हो तो प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनेगा करके। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, दूर वस्तु, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। बात कर लेते हैं थर्ड बात की कि उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन होगी। सर ये तो बता दीजिए, ये तो बताया ही नहीं आपने कि सर उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन होगी हमारे पास में, कि हम उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे आकर के। तो यदि वस्तु को
प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बने तो दर्पण उत्तल होगा। अगर उत्तल दर्पण में, ये जो उत्तल दर्पण में है, इसमें चाहे वस्तु को आप इनफाइनाइट पे रखिए और चाहे बिल्कुल आप यहाँ पर रख दीजिए आकर के बीचों बीच में वस्तु को, ठीक है, तो हमेशा प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, आपकी स्थिति चाहे जैसी हो, चाहे जहां पर वस्तु रखी गई हो, चाहे इनफाइनाइट पर हो, चाहे हमारे पास ध्रुव के पास में बिल्कुल हो जाए आकर के, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। सीधा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये प्रत्येक स्थिति के लिए है। तो इतनी बात थी आपको दर्पण की पहचान करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई कि दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि दर्पण की पहचान करने के दो तरीके हैं। एक तो हम स्पर्श करके बता सकते हैं कि दर्पण कैसा होगा, दूसरा हम बता सकते हैं प्रतिबिंब को देखकर। समतल दर्पण की बात आएगी तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, सदैव बराबर तथा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और बड़ा होगा जब वस्तु हमारे पास में अवतल दर्पण के पास में होगी। जब वस्तु को हम दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा और छोटा हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये बात थी आपके पास में समझने वाली, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, इतनी बात हो गई, अब हम बताएंगे आपको कि अवतल दर्पण से हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, उत्तल दर्पण से हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो ये क्लास अब आपके लिए और बेहतरीन होने वाली है, ठीक है, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले दो चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब समतल दर्पण में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की कंडीशन सिर्फ यही है, बस इतना याद रखना है। बात आ जाती है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की, ठीक है। तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस होती हैं और उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे अवतल दर्पण और कल हम आपको सिखाएंगे उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण से हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अच्छा, बताते हैं सबसे पहले आपको। इसको समझने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि गोलीय दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक। एक चीज़ अच्छा तुमको नोट करवा देते हैं। चलो आज नहीं नोट कराएंगे, कल ही नोट कराएंगे, क्योंकि जब हम अवतल दर्पण का निर्माण पढ़ेंगे तो उसी में बेहतरीन रहेगा। तो एक चीज़ हम तुमको बताएं कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। ये बात बहुत मोटी बताएंगे हम तुम्हें। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे हम। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे करते हैं कि गोलीय दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर लें। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। आपको 3 तरीके पता होने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 तरीके में हम किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति का पता करने के लिए 2 नियम फॉलो करते हैं। कितने नियम फॉलो करते हैं बेटा? 2 नियम होते हैं 3, 1 2 3। और हमें किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति का पता करने के लिए नियम चाहिए हमें 2 प्रकाश की किरणें लेंगे, वो दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जो मैं बोल रहा हूं वो बात आप सभी को समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो पहली चीज समझो कि अगर हम दोनों कंडीशन हर बार में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों की कंडीशंस आपको समझाएंगे, ठीक है। कि सबसे पहले समझो, अगर हम बात करें, ये हमारे पास में इधर हम ऊपर पॉलिश कर देते हैं। अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें और एक हम इधर बना लेते हैं जिसके हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। आज हम तीनों नियम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये तीनों नियम बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। तो जब दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तब उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बेटा? उत्तल दर्पण होता है।
और जब उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तो अवतल दर्पण होता है। ये तो सभी को रट जाना चाहिए। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे आगे हम समझाते रहेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रिक भी देते रहेंगे तुम्हें। अब समझो नियम नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट, कि सर आप ये बता रहे हैं कि गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए मुझे 3 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें से मुझे अगर सिर्फ 2 प्रकाश किरणें मिल जाएं और वे दोनों एक दूसरे को जहां पर काट देंगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। क्या बात सर आपने बोल दी, क्या ऐसा सर संभव है? बिल्कुल संभव है। सभी को पता है कि ये हमारे पास में अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं मुख्य अक्ष। मैंने तुमको बताया कि ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये होती है मुख्य अक्ष। अगर हम कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले करके आते हैं, मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर गुजर जाती है? परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर निकलती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती है? मुख्य फोकस से। पहली बात आप नोट कर लेंगे हमारी कि जब भी कोई अवतल दर्पण है हमारे पास में, ये इसकी मुख्य अक्ष है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाती है परावर्तन के पश्चात। ये पहली बात आप लोग, बहुत मोटी बात मैंने बताई, इसको आप गांठ बांध कर लिख लीजिए। अब दूसरे में समझो कि ये हमारे पास में होगा उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण में ये हमारे पास में मुख्य अक्ष होती है, ये क्या हमारे पास में है? मुख्य अक्ष है हमारे पास में। अब कौन बताएगा कि इसमें जो है वक्रता केंद्र इधर होगा कि इधर होगा? ठीक है, तो बेटा एक चीज समझना, गोला हमेशा इधर को कंप्लीट होता है तो वक्रता केंद्र भी इधर ही कहीं पर होगा। यही बात समझ में, ये गोला इधर कंप्लीट हो रहा था तो वक्रता केंद्र इसमें इधर था। आगे बात समझ में, डाउट मत रखना कोई, क्योंकि हम बिल्कुल डाउटलेस तुमको चीज़ें बता रहे हैं, दिमाग से बिल्कुल डाउट को हटा दीजिए। अब समझो, अब यहाँ पर भी वही काम करना है। कोई भी प्रकाश की किरण तुम मुख्य अक्ष के समांतर ले करके आओगे, कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अब समांतर चलने के बाद में ये हो जाएगी परावर्तित जितने एंगल से आई है। अब सोचो ये उधर चली गई तो क्या कभी ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, कहीं मिलेगी जा करके? नहीं मिलेगी। तो मुझे इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाना होगा, और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसी को कहते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या कहते हैं बेटा? इसको मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि वास्तविक मिलती है आकर के। तो इस कंडीशन में कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बेटा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इस कंडीशन में कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऐसा प्रतिबिंब बनता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती है, यहाँ पर हम इसको आभास करके प्रकाश को मिलाते हैं। इतनी बात किसको समझ में आ गई? ये था रूल नंबर 1 कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है आकर के। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, रूल नंबर 2, एक प्रकाश की किरण आपने ले ली जो थी आपके पास में मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों में अंतर है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा करके। इतनी बात समझ में आ गई? बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, पर प्रतिबिंब बिल्कुल डॉटेड ही बनाएंगे। अब सोचो, विचार करो कि अगर यही प्रकाश की किरण अभी हम यहाँ से लेते, एक और प्रकाश की किरण यहाँ से ले लें, तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ से ले लें, तब भी तो ये परावर्तित होगी। तो परावर्तित होगी, ये देखो दोनों प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर ही तो काट रही हैं आकर के, काटती हैं कि नहीं काटते हैं आकर के। अब यही काम यहाँ पर भी तुम कर सकते थे, ये प्रकाश की किरण ऐसे लेकर के गए थे, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण इधर परावर्तित हो जाती, तो इसको भी मुझे पीछे बढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो ये बिंदु के टाइप का फिगर बनाते हैं आकर के। तो तुम्हें पहली प्रकाश की जो किरण गुजारनी है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाना है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के गुजर जाएगी। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? आ गई ना बात समझ में? दूसरी रूल नंबर 2
रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। काम वही आपको करना है, रूल नंबर दूसरा लगाना है, ठीक है। वही निर्माण कर लो एक। ये आपके पास में अवतल दर्पण, ये आपके पास में उत्तल दर्पण। थोड़ा सही बना देते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। ना बनबू का दबे हुए तल पे पॉलिश कर देते हैं। ये मैंने पॉलिश कर दी। तुमको पता है कि सर ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, इसमें मुझे एक मेन लाइन बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी। ये मुख्य अक्ष होती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ भी मुझको एक प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए, मुख्य अक्ष चाहिए हमें, ठीक है। ध्यान देते रहना बात को, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये हम लाइन काट देते हैं, ऐसे बीच से लाइन हम भाग कर देते हैं। इधर अवतल दर्पण की कंडीशन चल रही है, इधर उत्तल। 3 नियम आपको याद रखने। एक नियम मैंने तुमको बता दिया कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तुम्हें पता है कि ये दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ कहीं फोकस होता है और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होता है। मैंने कल सारी परिभाषाएं आपको सिखाई थी। ये दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। मैंने सब कुछ बताया था। ये ध्रुव होता है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। कल मैंने सारी तुमको परिभाषाएं बता दी थी, सारी परिभाषाएं मैंने तुमको बताई थी। दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी मैंने तुमको रटा दी थी, बिल्कुल रटाई थी मैंने। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब बात को समझो कि सर बात ये आ रही थी, आपने पहली प्रकाश की किरण को गुजारा था, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी तो वो फोकस से होकर के जा रही थी। अब हम दूसरी प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारें? तो दूसरी प्रकाश की किरण को जो गुजारना है आपको वो फोकस से होकर गुजारना है। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको फोकस से होकर के गुजार देना है, ठीक है बेटा। कहाँ से गुजारेंगे आप? फोकस से होकर के गुजार देंगे। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको गुजारना है फोकस से होकर के। फोकस से होकर के जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस बात को गांठ बांध लो। ये रूल नंबर दूसरा है कि पहली वाली प्रकाश किरण जब हम मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के गए थे तो फोकस से होकर के गई थी। दूसरे वाले में मैं तुमको प्रकाश की किरण को, ये दूसरे प्रकाश की किरण है आपके पास में, इसमें मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो अब की बार तुम्हें क्या करना है, दूसरी प्रकाश की किरण को फोकस से होकर के गुजारना है और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब यही कंडीशन तुम यहां थोड़ा सा फॉलो कर लो। इसमें तुम्हें कंडीशन को फॉलो करना है, इस कंडीशन में। यहाँ पे अब सोचो, जरा विचार करो कि यहाँ पे ये फोकस से होकर के किरण तुमको तो मालूम होगी, फील होगा तुम्हें। ऊपर जब जाएगी तो ये तो बिल्कुल ऐसे मालूम देगी तुम्हें। ये प्रकाश की किरण रहेगी आपके पास में, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है। अब यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आ गई बात समझ में? ये उत्तल दर्पण की कंडीशन, ये अवतल दर्पण की कंडीशन। हम जब प्रतिबिंब का निर्माण तुम्हें पढ़ाएंगे तो यही 3 प्रकाश की किरणें लेकर के चलेंगे, वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आज इसीलिए हम तुमको ये डीपली समझा रहे हैं कि कैसे क्या होने वाला है। जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे आकर के, वहाँ पर कौन सी चीज़ कब लागू होगी, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको सीखना है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। पहली जो प्रकाश की किरण लेनी है वो मुख्य अक्ष के समांतर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहली बात रट लेना कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। रट लेना, ठीक है। कैसे भी रटो, तुम्हारा काम है, रटना है तुम्हें इसको कुल मिलाकर के। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर थी तो F से होकर गुजर रही थी। अब यहाँ पर जो है, जो प्रकाश की किरण तुमने ली है वो फोकस से होकर जा रही है। दूसरी है प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी
तथा मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। बिल्कुल नोट्स बना लो, इससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं, इसे ही बस इतना ही पढ़ना है। साइंस में 90+ नंबर लेकर के आप आएंगे। अभी तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, जिस दिन से मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस दिन तुमको और मजा आएगा, और बायो का तो क्या ही कहना। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई, दूसरी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात, वही काम यहाँ भी लिखना है। पहली प्रकाश की किरण को क्या करना है, आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाना है। वो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको फोकस से गुजारना है, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो बातें आपको समझ में आ गई। अब बात नंबर आती है 3, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कितना बेहतरीन तुम्हें सिखा रहे हैं, इतना बेहतरीन, बहुत मजा आएगा। फिर वही कंडीशन आपके पास में, ये हमारे पास में एक निर्माण कर लो, ऊपर पॉलिश करो, पॉलिश कर लिया। ये इसकी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल है, ये ध्रुव है आपके पास में, ये फोकस है आपके पास में, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा। ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहीं हम उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का निर्माण, उभरे हुए तल पर परावर्तन होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में फोकस होगा। ठीक है, दबे हुए तल पर क्या होगी, पॉलिश होगी। यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझना बेटा, मज़ेदार चीज़ है। ये तीनों नियम आपको बहुत समझने हैं। ठीक है, इन तीनों नियम को अगर आप समझ गए तो जिंदगी में आपका प्रतिबिंब का निर्माण कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो चाहे आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, चाहे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, चाहे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, चाहे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, कभी आपका फिगर गलत नहीं होगा। और सवाल 100% आता है, इस बार भी आया था, हर बार आएगा सवाल। 4 नंबर का सवाल आया था इस बार, हिला के रख देता है, कंफ्यूजन मत रखना। अब देखो, 2 प्रकाश की किरणें आप ले चुके हैं। पहली प्रकाश की किरण आपने ली मुख्य अक्ष के समांतर, जो फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण ली जो फोकस से होकर के जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी प्रकाश की किरण आपको लेनी है वक्रता केंद्र से। कहाँ से लेनी है, वक्रता केंद्र से। ये हमेशा ध्यान रखना, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब इस बात को हम समझाएंगे तुम्हें कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है वो उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इस बात को हम आपको अभी समझाने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर भी वही काम करना है तुम्हें। यहाँ पर क्या काम करना है, वही काम करना है। तो वक्रता केंद्र से गुजारोगे प्रकाश की किरण को, तो ये चीज़ तो तुम्हें डॉटेड दिखानी होगी। इधर तो डॉटेड दिखाना है बेटा, और इधर तुमको सीधे ऐसे दिखा देना है। तो ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो रूल नंबर 3 का। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो कि तीसरी प्रकाश की जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ, क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी वक्रता केंद्र से वापस हो जाती है, उसी वक्रता केंद्र से वापस हो जाती है। अब ये नोट जो है आपको बनाना है बेहतरीन तरीके से। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी वो उसी में वापस चली जाएगी। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी उसी में वापस चली जाएगी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? जब हम तुमको बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन, यहाँ समझो थोड़ा सा, यहाँ समझो। जब हम तुमको प्रकाश का परावर्तन बता रहे थे तो इसमें एक साइड में पॉलिश थी, ये पॉलिश थी। यहाँ पर तुमने बनाया था कि कोई आपतित किरण थी,
ठीक है। फिर तुमने एक अभिलंब का निर्माण किया था और फिर ये तुमने परावर्तित किरण बनाई थी। तुमने कहा था कि सर जितने एंगल से कोई प्रकाश की किरण आती है उतने ही एंगल से वो प्रकाश की किरण वापस चली जाती है। अगर आई एंगल से आई है तो आर से जाती, मतलब अगर 30 डिग्री से आई है तो 30 डिग्री से वापस होगी। क्यों सर? क्योंकि आपने सर सिखाया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यही तो आपने बताया है। अच्छा, फिर एक चीज सोचो कि अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आती है, कैसे आती है बेटा? लंबवत आती है यहाँ से। ऐसे मान लो कि कोई प्रकाश की किरण 0 डिग्री पे आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण 0 डिग्री पे आएगी वो प्रकाश की किरण 0 डिग्री पे ही तो वापस चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर हम प्रकाश को लंबवत डाल दें इस पे, कैसा बेटा डाल दें कि जैसे ये हमारे पास में पृष्ठ है और प्रकाश सीधा आए, तो सीधा प्रकाश आएगा तो सीधा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। आगे बात समझ में? तो एक चीज ये भी मैंने तुमको समझा दी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कोई भी गोलीय दर्पण होता है हमारे पास में, ठीक है। समझो थोड़ी सी बात, इतना नोट कर लिया सभी लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना ही आपको समझना है कि पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के चलनी है, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजारनी है और तीसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो वक्रता केंद्र से होकर के गुजारनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बिगाड़ेंगे, एक चीज़ तुमको समझानी है वो समझाए दे रहे हैं कि वक्रता केंद्र वाली ही बात तुमको फिर से समझाते हैं। अभी तुम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में होगे, समझो वक्रता केंद्र वाली बात। अभी जो मैंने तुमको समझाया, जैसे ये हमारे पास में कोई दर्पण है, ठीक है। सोचो कि ये हमारे पास में कोई दर्पण है, ठीक है। अगर हम इस दर्पण को पूरा गोला कर देते हैं, गोला बना देते हैं, ये इसकी मुख्य अक्ष थी, तो वक्रता केंद्र के जो हमारे पास में गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मैथ में तुमने गणित में क्या पढ़ा? गणित में बेटा तुमने पढ़ा होगा कि जो ये हमारे पास में गोला होता है, ये केंद्र जो होता है ये इस गोले पर लंब होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो गोले पर लंब होती है। कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए, सब गोले पर क्या होगी? लंब होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये समतल दर्पण, ये तुम्हारे पास में दर्पण था, ये पॉलिश लगी हुई थी, इस पर लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी? ये कोई आपतित किरण थी और ये अभिलंब था और ये परावर्तित किरण थी, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर था, लेकिन ये तो अभिलंब था। पढ़ते चले आ रहे हो कि बेटा ये अभिलंब होता है, सभी लोगों ने पढ़ाया है आपको, और मैं भी तुमको यही बता रहा हूँ कि ये बेटा अभिलंब होता है। तो किसी भी गोले में ये आर है, 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 सारी हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हम आर बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर बोलेंगे, सब हमारे पास में आर है। तो अब सोचो, जो प्रकाश की किरण मैंने अभिलंब से होकर के गुजारी है, जो प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर के जाएगी वो उसी माध्यम में तो वापस जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो 0 डिग्री से उसी माध्यम में चली जाएगी। ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर बेटा होती है कि अगर तुमने वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजारी है तो उसी माध्यम में वो वापस चली जाती है। आ गई बात समझ में सभी को? अब इतनी बात समझ में आ गई, ये था आपके लिए आज। तो अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है वो हम तुमको बताए दे रहे हैं, ठीक है। याद क्या क्या रखना है वो चीज़ समझो। पहले आपको याद क्या रखना है, आज तो मैंने सिर्फ तुमको बताया है कि हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे कैसे, और ये चीज़ आप पूरे YouTube चैनल पे छान मारिए, आपको इतनी बेहतरीन डिटेल से कोई नहीं बताया होगा। 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजारनी है। कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी वो फोकस से होकर के चली जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से। दूसरी बात आपको याद रखना है, फोकस से होकर गुजारना है, फोकस से होकर जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। क्या होगा बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात आपको एक और याद रखनी है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, तो वो उसी वापस चली जाती है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। ये 3 बातें आपको मेरी याद रखनी है, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। फिर से समझ लो, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास में दर्पण है, ये हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष है,
ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अगर आप कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। कहाँ से बेटा जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। अगर आप कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से होकर के गुजारेंगे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये 3 किरणें मैंने तुमको समझाई। ये पहली किरण थी, ये दूसरी किरण थी, ये तीसरी किरण थी। अब हमको प्रतिबिंब निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 2 प्रकाश किरण, एक मैंने ले ली मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से गई, दूसरी मैंने ले ली फोकस से जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और ये जहां पर काट देती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए यहां लिखना चाहना तो लिख लेना, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। या तो आप मुख्य अक्ष के समांतर लाइए तो फोकस से गुजारिए, या आप फोकस से लाइए तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तीसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये थी आपकी आज की बेहतरीन सी क्लास, और हम कल पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और फिर हम गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। और फिर हम देखेंगे UVF में संबंध, और आपका परावर्तन में आवर्धन पढ़ेंगे। फिर आपका परावर्तन हो जाएगा एंड, और हम बढ़ चलेंगे आगे अपवर्तन की तरफ। धीरे 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 2 महीने में पूरे सिलेबस को ख़त्म करके दोबारा रिवीजन करा देना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करा देने हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार कर देना। इस बार सिलेबस 100% होगा। मैं बार बार तुमको बताता हूँ कि 100% सिलेबस है, छोटा कुछ नहीं है। सिलेबस जो 30% की कटौती थी वो भी इस बार पूरी कर दी गई है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।